गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 5 जून है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उस पर हम लोग नज़र डालेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप लोग फिल करते हैं उसमें पीटी रिलेटेड क्या टॉपिक कवर किया गया उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ पीटी फैक्ट के प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को। तो यह कब से मनाया जाता है यह आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। किस सम्मेलन के बाद इसे आयोजित किया जाने लगा प्रत्येक वर्ष, और इस वर्ष का थीम क्या है यह भी बताने का प्रयास कीजिएगा। और वर्ष 2022 का थीम क्या था ये भी बताने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान रखिएगा 2022 में भारत के द्वारा एक प्रयास किया गया जिस पर मैंने न्यूज एनालिसिस भी किया हूँ, तो आप उस प्रयास का नाम बताइएगा जिसमें COP26 सम्मेलन में भारत के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस ग्लासगो में किया गया था। तो चलिए इसका उत्तर आप लोग पीटी फैक्ट के तौर पर दे दीजिएगा। और ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग को करनी चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे। सीबीआई करेगी बालेश्वर रेल हादसे का जांच, जो शासन प्रशासन की नीतियों से संबंधित यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में यह न्यूज़ कवर करेगा। हालांकि इस प्रकार की घटनाओं के संदर्भ में जो बातें उभर कर सामने आती है तो चिंताएं यह रहती है कि प्रशासनिक स्तर पर और संचालन के स्तर पर कौन सी खामियां हुई है। तो उस दोनों के नज़रिए से अब सीबीआई इसकी जांच करेगा। उससे पहले ध्यान रखिएगा रेलवे के जो अधीनस्थ जो रेलवे सुरक्षा आयोग होता है, जिसे हम लोग रेलवे सेफ्टी कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी बोलते हैं, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी बोला जाता है जिसे, उसके द्वारा जांच किया जा रहा था। विभागीय तौर पर बहुत सी चीज़ें उभर कर सामने आई है। रेलवे के इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंटरलॉकिंग प्रणाली के छेड़छाड़ संकेत के परिणाम मिले हैं। अर्थात ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली वो होती है जो सिग्नल देती है और सूचनाएं प्रदान करती है कि ट्रेन की वर्तमान स्थिति क्या है, क्या कहाँ पर ट्रैक में कहाँ है। तो इसके संदर्भ में आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आप कोरोमंडल तट याद रहे, कोरोमंडल एक्सप्रेस है तो कोरोमंडल तट के नाम पे इसका नाम है एक्सप्रेस का। तो आप लोग पीटी फैक्ट के तौर पर इसे जरूर बताइएगा। भारत में कोरोमंडल की जो विस्तृत एरिया है वो किन किन राज्यों में स्थित है, ठीक ना, उसका कम से कम आप लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कोरोमंडल किस लिए उपयोगी है हमारे भारत संदर्भ में। तो इसके संदर्भ में आप लोग पीटी फैक्ट के तौर पर बताइएगा। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। विशेष तरीके से जो चीज़ें बताई जाती है उसे ध्यान में रखिएगा। कुछ तो खुद से मेहनत कीजिए ताकि आप भी एक्टिव मोड में काम कर सके, ठीक है ना। तो सीबीआई के बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं आप लोग। ध्यान रखिएगा केस स्टडी में एक नया न्यूज आया है जिसे आप लोग जरूर देखना चाहिए। खासकर बीपीएससी एस्पिरेंट जो है उन्हें तो ये जरूर देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। भागलपुर में गंगा में बन रहा पुल भुरभुरा के गिर गया, भरभरा के, यानी कहने का अर्थ यह है कि अचानक वो धराशायी हो गया। तो उसके लिए बहुत सी चीज़ों को रेखांकित करता। प्रशासनिक भ्रष्टाचार आपको इसके साफ नज़र आते हैं कि कुछ न कुछ तो कमियां रही होंगी ना, कि पुल बनते क्रम में ही गिर रहे हैं और ये क्रम लगातार ऐसा हो रहा है कि आज यहाँ गिरा, उससे पहले कुछ दिन पहले न्यूज़ में, 1-2 महीने पहले न्यूज़ में और कहीं पुल गिरा था। ये लगातार बिहार के लिए एक चुनौती है, बिहार प्रशासन के लिए एक चुनौती है कि रेल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कैसे बेहतर किया जा सके। उसके लिए मानक कुछ निर्धारित किए जाने चाहिए या नहीं। साथ ही साथ यह भी ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए, इससे आपको प्रशासन में भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों से प्रश्न पूछा जा सकता है। जब तक मैंने याद होगा आप लोगों को पहली बार जब इस पर न्यूज एनालिसिस किया था कुछ महीने पहले ही, तो उस दिन भी मैंने बोला था ये सब घटनाएं तब होती है जब है ना तकनीकी स्तर पर प्रशासनिक स्तर पर नीतिगत फैसलों में हम लोग नज़ीर पेश करने वाले निर्णय नहीं लेते। अब देखिए इस कंपनी जो भी कंपनी बना रही है एसपी सिंगला कंपनी, जब तक इसको ब्लैक लिस्ट पूरे इंडिया में नहीं किया जाएगा ना तो तब तक इस प्रकार की घटनाएं पूरे इंडिया में नहीं बंद हो। जरूरी नहीं कि बिहार में ऐसी घटनाएं होती है, हाँ बिहार में अधिक होती है, पर अन्य राज्यों में हाल ही में आपको गुजरात में ऐसी घटनाएं देखी गई थी।
तो कंपनी को ब्लैकलिस्ट करो और उस पर जो है मृत्यु दंड वाले प्रावधान चलाना शुरू करो। रीजन इसके पीछे क्यों सख्त, इतना सख्त निर्णय लेना चाहिए, तो फिर बोलिएगा कि कैसे कैसे लोग आएंगे बनाने के लिए। तो बनाने वाले जो अच्छे क्वालिटी के बिल्डर है, अच्छे क्वालिटी कंपनियां जो हर रॉ मटेरियल को बेहतर तरीके से बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो वो तो जरूर बनाएगी ना। जहां अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रयास किए जाते, इसी प्रकार के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी कंपनियां हैं उस पर सख्त से सख्त निर्देश दीजिए, जांच प्रक्रिया पूरी अच्छी तरीके से करिए। अगर गिल्ट वो पाए जाते, अगर इसमें वो 1% के भागीदार पाए जाते हैं, तो कंपनी से लेकर जो भी संबंध एजेंसी है उसको क्या करना चाहिए, सख्त नज़ीर करने वाले सजा होनी चाहिए। तो इस प्रकार की घटनाएं अमूमन देखने को मिल जाएगी, कमी आएगी। ध्यान रखिएगा, यह आईआईटी रुड़की टीम इसकी जांच करेगी, तो आपको पीटी फैक्ट के तौर पे सब पूछा जा सकता है बिहार में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे। यमुना में एक 22 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई है, तो इसे पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए छोटे छोटे प्रयासों से सुधर सकती लंबित मुकदमों की स्थिति। तो देखिए दैनिक जागरण 2 सीरीज इस पर ला चुका है, किस्त ला चुका है, 2 बार इससे संबंधित न्यूज को आपको दिया जा चुका है। तो सारे डाटा को कलेक्ट कर लीजिएगा। ये अंतिम किस्त है दैनिक जागरण का, जिसमें आपको न्यायपालिका में जो सुधार की प्रक्रिया की मांग उठ रही थी बार बार, तो उसको कैसे सुधारा जाए इसके लिए ये चीज़ें की गई है स्पष्ट। तो छोटे छोटे प्रयास सुधर सकती। तो यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में यह टॉपिक आएगा। बीपीएससी वाले जो एस्पिरेंट है उनके पेपर आपको 2 में ही आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बात की गई लंबित कानूनों की। तो लंबित कानूनों के बारे में डाटा आप लोगों को पहले भी दिया जा चुका है, बताया जा चुका है कितना देश में केस लंबित है और किन किन कारणों से भी है, ये सब चर्चा की जा चुकी है। तो जो लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे जाके जरूर देखिए, ताकि आंकड़ों के साथ जोड़ा जा सके, चीज़ों को समझा जा सके। तो इसके लिए सुझाव दिया गया है, जो हालांकि बहुत सी जगह लागू भी किया गया, तो इसके ब्रॉड लेवल पर लागू करने की बात की जानी चाहिए। ऐसा होना चाहिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह बढ़ावा दिया जा सकता है, ताकि त्वरित न्याय प्राप्त किया जा सके, जल्दी मुकदमों को एक साथ बहुत से लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर किया जा सके, और इसके लिए जो भी प्रावधान है उसको लागू किया जा सकता है। ई कोर्ट परियोजना को लागू किया जाना चाहिए और भी बेहतर तरीके से, जिसमें 7,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई पूरा देश में ई कोर्ट परियोजना को लागू करने के लिए। तो यह भी हम एक विकल्प के तौर पर देख सकते हैं। दूसरा, ढांचागत संसाधन बढ़ाने की जरूरत है, साथ ही डिजिटलीकरण, एआई के प्रयोग की खर्च होगा। तो इसके लिए जो भी और भी संबद्ध रुपये हैं जिसमें वित्त का आवंटन किया जाना चाहिए, और यह जो टॉप टू बॉटम जो न्यायिक व्यवस्था है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, सभी जगह इस प्रकार के एआई कॉन्सेप्ट वाले प्रोजेक्ट लगाने चाहिए, ताकि और भी हम लोग त्वरित रूप से चीज़ों को स्पष्ट कर सके, प्राप्त कर सके। अब याद रखिएगा, देश भर में अदालतों का निस्तारण दर 69% है। शुक्रवार के देश भर में, जो पहले गुरुवार तक क्या था 79 पर 10% की कमी हुई, तो अच्छा उपलब्धि है। और ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के अगर रिपोर्ट्स आते हैं बार बार, तो सभी संस्थाएं देखिए, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश इस पेपर को नहीं पढ़ते होंगे। थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की जरूरत है अपने भी स्तर पर। माननीय न्यायालय में लोग बैठे लोगों को, साथ में केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति को, राज्य के स्तर पर राज्यपाल को, तो एक बार राउंड टेबल मीटिंग जरूर बुलानी चाहिए। और हर राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, या जो महत्वपूर्ण योग्यता रखते होंगे अपने क्षेत्र में, उनको एक बार साल में कम से कम एक मीटिंग तो जरूर करनी चाहिए कि समस्या क्या है, समाधान क्या ढूंढा जा सकता है, और तत्कालीन रूप से हमें न्यायुक्त न्याय कैसे प्रदान करने में और भी कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध लानी चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम व्यवस्थाओं को ठीक कर सकते हैं, यह प्रयास किया जाना चाहिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, देश से बाहर बढ़े आईआईटी कदम अर्थात तंजानिया में खुलेगा कैंपस। तो पीटी फैक्ट के तौर पर इसे याद रखिएगा, आईआईटी का पहला कैंपस कहाँ खोला गया है, तो आपको तंजानिया, अफ्रीकी देश तंजानिया में खोला गया है। तो चलिए आपको एक क्वेश्चन बताना है, तंजानिया के बॉर्डर पर एक महत्वपूर्ण झील है, तो उसका नाम क्या है, ठीक ना। चलिए उसका नाम बताइएगा, और इस झील से संबद्ध और कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं।
ये सब पीटी फैक्ट है और ये सब चीज़ें पहले भी चर्चा की जा चुकी रही होंगी कभी न कभी, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा, बताने का प्रयास कीजिए। क्लियर। चलिए आगे हम बात करेंगे। अब यह जो प्रयास रहेगा अफ्रीकी देश में जो आईआईटी खोला गया है, यह केवल यहीं तक सीमित नहीं है, और भी देशों में कैंपस खोलने का प्रयास किया जा रहा है। श्रीलंका, नेपाल, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, फिर सऊदी अरब, और आपको एक जगह और खोला जाएगा, ध्यान रखिएगा, मॉरिशस और मिस्र में। तो किन राष्ट्रों में खोलने का प्रयास किया जा रहा है, अंतिम रूप देने का प्रयास किया, तो इसका लिस्ट भी आप लोग रखिएगा नाम, कभी प्रश्न में पूछा जा सकता है। पर प्रथम देश कौन है, तंजानिया में खुल चुका है, इसे ध्यान रखिएगा। और यह ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड, और इसकी संस्था मद्रास द्वारा खोला गया, ये भी याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास के द्वारा यह तंजानिया में खोला गया, इसको थोड़ा सा रिकॉल करके रखना है। और आईआईटी दिल्ली मॉरिशस में अपना कैंपस खोलने को तैयारी कर रही है, बहुत से ग्राउंड लेवल पर वर्क हो चुका है, तो आपको पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखना है। साथ में एक जानकारी और भी देखिए, इसे जानकारी बस याद रखिएगा, राष्ट्रपति सचिवालय के पास भारत रत्न के लिए पीएमओ से सिफारिश जो दी जाती है उसकी जानकारी नहीं है। अब ये प्रशासन स्तर पर इसको कमजोरी बोला जाए या किस प्रकार के भ्रष्टाचार का नैतिक जवाबदेही का प्रश्न बनता है, जहां पर शीर्ष संस्था के द्वारा यह जानकारी तक नहीं है कि जो पीएमओ के द्वारा सूची दी गई है उसकी सिफारिश का आधार क्या है, जानकारी क्या है, ये तक नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें प्रश्न खड़ा करती है। तो देखिए, राष्ट्रपति सचिवालय ने 2000 से लेकर 2023 तक, ठीक है ना, भारत में प्रधानमंत्री द्वारा जो भारत रत्न के लिए अनुशंसित प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सूची मांगी थी, तो उसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त की गई थी आरटीआई एक्ट के तहत। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत होगा। तो आप लोग पहले तो पीटी फैक्ट के तौर पर आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था और आरटीआई एक्ट में हालिया संशोधन कब किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में। उसके पास बोला गया, राष्ट्रपति सचिवालय के द्वारा उसके पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है और मेरे आवेदन को पीएमओ को हस्तांतरित कर दिया गया, अर्थात जो आवेदन था, आवेदनकर्ता उसके सचिवालय के द्वारा बात बोल के उसके बाद पीएमओ को हस्तांतरित कर दिया। अब पीएमओ ने क्या किया, गृह मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया। सोचिएगा, राष्ट्रपति सचिवालय आरएस, पीएमओ, फिर उसके गृह मंत्रालय को गया, गृह मंत्रालय ने क्या किया, उपलब्ध जानकारी का रिकॉर्ड को क्या किया, विभाग को भेज दिया और विभाग भेज दिया संबंध संस्था को। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से क्या होता है कि बहुत सी चीजें स्पष्ट हो जाती है कि नोडल विभाग क्या है। तो नोडल विभाग के पास भी ऐसा कौन संरक्षक है। 23 वर्षों में पीएमओ द्वारा भारत रत्न ने जो राष्ट्रपति को यह सिफारिश की, एक सरल प्रश्न काफी हद तक अनुत्तरित रहा। एक सिंपल सा प्रश्न आरटीआई उपभोक्ता के द्वारा यह पूछा गया कि भारत रत्न जो दिया जाता है उससे संबंध जो सूची है, तो सिफारिश जो की गई उस सूची में कौन कौन लोग शामिल है, अर्थात जरूरी नहीं एक ही लोगों को, अगर 2 लोगों को सूची दिया जा रहा है तो उन्हीं की सूची शामिल होंगी, ये तो नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सूची में 4-5 लोगों की होंगी। आप किसको किस आधार पर शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, इसकी जानकारी तो देश को होनी चाहिए ना, देश के लोगों को होनी चाहिए। पर यह किस प्रकार की अनियमितता है, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। पूरा महकमा जो हमारा टॉप टू बॉटम तक है, उसे यह इस तथ्य की जानकारी तक नहीं है कि उस लिस्ट में जो लोगों का नाम है वो कैसे, किस आधार पर सूची में शामिल किया गया। तो इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। इससे यह समझ में आता है कि प्रशासन को किस हद तक सुधार की आवश्यकता है। ये देखिए, कोई बड़ी चीज नहीं है कि आधार है, मौलिक रूप से वो गोपनीय रख सकती है, पर क्यों, किस आधार पर। अब भारत ने जैसे पुरस्कार किसी व्यक्ति विशेष को दे रहे हैं, तो एक कैटेगरिया जो बनाए हुए उसके आधार पर किन किन लोगों की शॉर्टलिस्ट किया गया और किन आधार पर किसी व्यक्ति को दिया गया है, वो तो जानकारी होने का हक है ना भारतीयों को। तो ये जरूरी है कि आप इस चीज को समझें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे पीटी फैक्ट के तौर पर। मणिपुर में हिंसा के जांच केंद्र बनाया गया 3 सदस्यीय आयोग। तो आपको गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में 3 जो रिटायर्ड हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा,
पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा, उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन कर दिया गया। तो आपको पीटी फैक्ट के तौर पर पूछा जाएगा। 2 अन्य कौन है, एक आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास है और एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आलोक प्रभाकर शामिल है। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है पीटी फैक्ट के तौर पर, क्योंकि मिजोरम घटना बहुत ही विवादित रहा है, तो इस पर आपको याद रखना चाहिए, कवर करना चाहिए। क्लियर हो गया। एक सूचना है, आप लोग से जरूर लीजिएगा संज्ञान में कि दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का आंसर राइटिंग स्टार्ट है। आपको डेली 9 बजे से पहले क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, 11:30 में ग्रुप ओपन किया जाएगा। आप उसको आप मैसेज, आपका पीडीएफ आप वहाँ शेयर कर दीजिएगा और उससे रिलेटेड जो एनालिसिस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 PM में मेरे द्वारा एनालिसिस किया जाएगा। अब इस क्वेश्चन का नेचर यह रहेगा, 2 क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइप पूछे जाएंगे जो आपको 15 नंबर के होंगे, 250 शब्दों वाले, और 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, आपको 10 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन आप लोगों को शेयर कर दिया गया होगा मॉर्निंग में ही, तो आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। और जल्द ही बीपीएससी का भी आपको स्टार्ट होने वाला, बीपीएससी 69 मेंस आंसर राइटिंग, बहुत बेहतर प्लान लेकर आ रहे हैं हम लोग, बहुत ही लो प्राइस में। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, अधिकतम लाभ आप लोगों को प्राप्त होगा। हम लोग अब जो भी प्रोग्राम होता है बहुत लो प्राइस पर रखते हैं, उसके पीछे बहुत है रीज़न, यही है कि सभी स्टूडेंट तक हम पहुंच सकें जो दूर दराज तक। क्योंकि देखिए कल एक कॉल आया था, मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरे क्षेत्र से लोग कॉल कर रहे हैं। अब यह बहुत ही क्यों रेयर होता है कि आप जिस मोहल्ले से या जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिस एरिया से आप जुड़े हुए हैं, वहाँ के लोग भी आपको कॉल करके आपसे पढ़ना चाहते, सीखना चाहते, कुछ समझना चाहते हैं, तो उससे मोटिवेशन मिलता। और बड़ी बड़ी संस्थाओं के भी स्टूडेंट कर रहे हैं। अब दृष्टि जैसे स्टूडेंट अगर हमें कॉल करके मेरे पैकेज ले रहे हैं, तो जैसे दैनिक जागरण के द्वारा लिया गया है, नाम हालांकि नहीं शेयर करूँगा, उनको कभी कभी आप लोग देख लीजिएगा, कभी समझ में आ जाएगा। तो इससे मोटिवेशन मिलता है, तो मोटिवेशन मिलने के बाद काम और बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। कल हम लोग एक दिन मीटिंग, 1 से 2 दिन के अंदर एक मीटिंग अरेंज करेंगे सभी स्टूडेंट के साथ, और उससे हम लोग कुछ शॉर्ट लिस्ट पॉइंट को निकालेंगे। उसके बाद इस नेक्स्ट इसी मंथ से या नेक्स्ट मंथ से अपडेटेड सभी चीज़ें आप लोग की क्लासेज आने लगेंगी, शेड्यूल के साथ आएगी। तो प्रयास रहेगा कि सर प्रिंस सर भी जल्द जुड़ जाएंगे, आज वो आ जाएंगे अपने होम टाउन में। उसके बाद हम लोग एक मीटिंग रखेंगे, उसके बाद चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक ना। कि सुबह आप लोग को पहले आपको डीसीए होगा, करंट अफेयर्स, उसके बाद दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस, फिर आपको 3 से 5 के बीच में आपको यूपीएससी और पीसीएस स्तर के मेंस आंसर राइटिंग होंगे। उसके बाद मेरे द्वारा भी आप लोगों को क्लास लिया जाएगा, बीपीएससी ओरिएंट लिया जाएगा, केवल बीपीएससी ओरिएंट, और उसके बाद फिर आपको क्लासेस इस तरह चलेगी। और जो टेस्ट सीरीज रेगुलर लिया जाता है वो तो साथ में चलेगा, जिसका जिसका जैसे जैसे शेड्यूल है। तो जल्दी हम लोग एक मीटिंग करने वाले, सूचना आज या कल में आप लोग को दे दी जाएगी। तो अधिकतम लाभ आप लोग लीजिए, ठीक ना। अधिकतम लाभ जितना हम लोग सपोर्ट करते हैं शायद ही कोई संस्था करती होगी। एक कॉल में आप लोगों को चीज़ें सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाता है, तो थोड़ा सा आप लोग इसका अधिकतम लाभ लेने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। कहाँ गया जी, चलिए आइए नीचे आइए। हाँ, ये इस बार बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस बार आपके प्रश्न में, मेंस के प्रश्न में यहाँ से प्रश्न जरूर होंगे। मेंस जो क्वेश्चन होगा वो यूपीएससी का हो या स्टेट पीसीएस का, आपको इस टॉपिक से प्रश्न आने वाले हैं इस साल। क्योंकि जितनी चर्चा इस टॉपिक की इस बार हुई है ना, उतनी चर्चा पॉलिटी में किसी और पार्ट की हुई होगी, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र को लोग है ना, लोकतंत्र को एक समय क्या बोल रहे हैं, हत्या हो जा रही है। उसी समय लोकतंत्र को लोग एक समय क्या कर उससे जीत अपनी अर्जित कर रहे हैं, तो दूसरे संदर्भ में उसे जोड़ने का प्रयास करें। कहने का अर्थ यह है, एक ही समय में लोकतंत्र के 2 रूप भारत में समझाए जा रहे हैं, लोगों के जो प्रतिनिधि हमारे हैं उनके द्वारा। अब जब हार होती है तो क्या बोला जाता है, लोकतंत्र की हत्या हो जा रही है।
अब जीत हो जाती है तो अन्य विकल्प बताया जाता है, लोकतंत्र की जीत नहीं बताई जाती है। इस प्रकार के आइडियोलॉजी को भी आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है, क्या यह लोकतंत्र के लिए यह जो टर्मोलॉजी यूज किया जा रहा है, इस प्रवृत्ति जो यूज किया जा रहा है, क्या वो हितकारी होगा या नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हाल में आपको चुनाव हुए हैं, आपको कर्नाटक में जहाँ कांग्रेस की जीत हुई है, तो देखिएगा उससे पहले जहाँ हार हुई है, तो वहाँ पर जो बयानबाजियाँ आई थी नेताओं के द्वारा क्या आई है, और इस जीत के बाद कांग्रेस की जो बयानबाजियाँ उसके बीच का अंतर समझने में प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर हार में संबद्ध जो एजेंसियां हैं, जैसे चुनाव आयोग है, बहुत सी एजेंसियां हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया है। यहाँ तक कि लोकतंत्र में अवसरों की जो समानता दी जाती है उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया है। पर जीत जैसे ही होती है संबद्ध पार्टी के द्वारा या उनके द्वारा को अन्य पार्टी के द्वारा, तो क्या बोला जाता है, महंगाई भत्ता और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उसके आधार पर हम चुनाव जीते हैं। तो ध्यान यह रखिएगा, इस प्रकार की दोहरी नीति लोकतंत्र के पिलर को कमजोर करती है, आपको यह समझने की जरूरत होगी। अब हम बात करेंगे कि देखिए यहाँ बात किया गया है, मैं अंडरलाइन करना भूल गया या किया था कि छूट गया, ये अलग बात है। चलिए, हाँ नीचे होगा, यहाँ पहले हम बात करेंगे इसमें, तब हम डाटा पर आएंगे। देखिए क्या है कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया को लिखा, देखिए यहाँ मर्यादित आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है, अर्थात आलोचना भी करना है। तो याद है कुछ दिन पहले मैंने आप लोग के एनालिसिस में ये बात बोली थी कि मर्यादित आलोचना होनी चाहिए, नहीं तो युक्त प्रतिबंध लगानी चाहिए इन जनप्रतिनिधियों पर। जो भी लोग सुने कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या मैं ये शब्द यूज किया था या नहीं किया था, कि आप जनप्रतिनिधि है, आपको शक्ति आर्टिकल 109 के तहत दी गई है, ठीक ना, वो असीमित तरीके से संसद के पटल पर दी गई है। यह भी सही है कि आपको यह उपयोग किया जाना चाहिए, पर उस दशा में आपके पास वो सीमाएं होनी चाहिए जिसके आधार पर आप में क्या होना, जन जवाबदेहिता कायम किया जा सके। आप मर्यादित आलोचनाओं का उपयोग कर सकते हैं, मर्यादित जो भी बातें करनी मर्यादित संदर्भ में करनी, उसकी सीमा युक्ति प्रतिबंध जरूर निर्धारित करनी चाहिए संसद के द्वारा। मैंने ये बात बोला था ना कि नहीं बोला था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर बोला था तो उसके बारे में बताइएगा, क्या मैं सही दिशा में आप लोगों को स्टडी करवा रहा हूँ या नहीं करवा रहा हूँ। अब जो विचारक है, राजनीति विश्लेषक है, उनके द्वारा इनके बारे में जाके पढ़िएगा गूगल पर, तो समझ में आएगा ये M.K. जो वर्मा जी हैं कौन है। तो मर्यादित आलोचना की बात कर रहे हैं लोकतंत्र में, वो किस संदर्भ में होनी चाहिए, जो बातें मैंने आप लोगों को समझाई थी वही संदर्भ है, बस 19-20 का अंतर है। ये थोड़ा हमसे, राजनीति विश्लेषक है या स्पेशलिस्ट है तो हमसे ज़्यादा उन्नत शब्दों का उपयोग किए होंगे, हम थोड़ा सा औसत दर्जे के विश्लेषक हैं, तो क्या है कि हम आपको उसके संदर्भ में समझाए जो UPSC एस्पिरेंट के लिए जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, आपको यंग इंडिया में लिखा गया है कि अनुशासित प्रबंध लोकतंत्र विश्व की सबसे बेहतरीन चीज़ है। क्या मैं ये लाइन आप लोगों को नहीं समझाया था कि अनुशासित होनी चाहिए तभी लोकतंत्र के पिलर मजबूत होता है, मैं ये शब्द यूज किया हूँ ना। अब लोकतंत्र पूर्वाग्रह, अज्ञान और अंधविश्वास पर आधारित होगा वह अराजकता की ओर चला जाएगा। तो लोकतंत्र के बारे में ऐसी बातें की गई है यंग इंडिया में, और अंत में स्वयं नष्ट कर लेगा। अर्थात मैंने याद है कुछ दिन पहले आपको ये सब टर्मिनोलॉजी यूज किया था, आपको किसके संदर्भ में, लोकतंत्र के संदर्भ में, और इस्लाम के कॉन्सेप्ट में जो आ गया है उग्र विचारधारा, उसके संदर्भ में एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए पूरा विश्व आप इस्लाम को कबूल कर लेता है, पूरा विश्व, तो वो कौन सी स्थिति होगा जहां पर यह बताया जा सकता है फिर न्यूट्रलाइजेशन किया जाए। एक समय ऐसा आएगा अति सीमा को लांघेगा तो इस्लाम को स्वयं वो विचारधारा समाप्त कर देगा। तो यहीं से निकला था वो चीज़ें जो लोकतंत्र में भी अति होगी ना,
अगर हर चीज़ अमर्यादित तरीके से की जाएगी, बात बात पर आलोचना इस हद तक हो जाएगी कि सीमाओं का उल्लंघन कर दिया जाएगा, जो लोकतंत्र का स्वरूप है उसको नहीं माना जाएगा, तो अंततः क्या करता है कि लोकतंत्र का जो बेसिक स्ट्रक्चर उसे समाप्त कर देगा। मैं ये सब शब्द यूज किया था ना, तो सोचिए फिर से आपको, इस दिशा सही है तो दशा आपका जरूर सही होगा। बस विश्वास रखिए, चीजें आपको आउटपुट के तौर पर लाभ लेना है, ठीक है ना। अब इसी बात को लेकर राष्ट्रपति जो है सीख में अनुशासित, बौद्धिक और पूर्वाग्रह मुक्त आलोचना होनी चाहिए। आज यह महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति महात्मा गांधी के द्वारा ये बातें की गई थी कि आलोचना क्या होना चाहिए, अनुशासित होनी चाहिए, बौद्धिक होनी चाहिए, पूर्वाग्रह मुक्त होनी चाहिए, किसी प्रकार का थेसोलिसिस नहीं होनी चाहिए कि भविष्यगत हम अनुमान लगा लेंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा, बहुत सी चीज़ें बात की जाती है। इतनी भारत के लोकतंत्र की इतनी भारत की लोकतंत्र की नींव इतनी कमजोर नहीं है कि किसी पार्टी विशेष के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगा देने मात्र से वो कमजोर हो जाएगी, या किसी पार्टी विशेष के द्वारा कुछ आचरण मात्र कर लेने से यह कमजोर होने वाली है। क्योंकि हमारा लोकतंत्र का स्ट्रक्चर लिच्छवी से आता है, वज्जी संघ से आता है, ठीक ना, जहां पर राजतंत्र होते हुए भी लोकतंत्र के कॉन्सेप्ट को अपनाया जाता रहा है। तो हमारा जब राजतंत्र में लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट था तो उस समय वैलिड था, तो वर्तमान में लोकतंत्र है तो वो कितना मजबूत होगा, सोच के देखिएगा। हाँ, यह एक कहावत सुने ना आप लोग, सत्य परेशान हो सकता है पर हार नहीं सकता है, ये आप लोग सुने होंगे ना। ऐसे ही लोकतंत्र है, कुछ कालखंड में प्रभावित हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, समूह विशेष के द्वारा, पर ये अंततः यह समाप्त इस संदर्भ में नहीं होगा जिस संदर्भ में वर्तमान में दिख रहा है, पर इसकी अति अगर कर दिया जाएगा, उस सारी सीमाओं को लांघ दिया जाएगा जो इसके बेसिक स्ट्रक्चर को कमजोर 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 करता जाए, तो आप कभी न कभी इसकी सीमाओं को तोड़िएगा ना, तो इससे अलग विकल्प ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। याद कीजिए, पहले देश में राजतंत्र होता था ना, उसके बाद क्या आया, लोकतंत्र आया। लोकतंत्र में विभिन्न रूप आया, विभिन्न रूप क्या है, समाजवादी है, उसके विकल्प में एक साम्यवादी भी कॉन्सेप्ट चलता है, उसके लोकतंत्र चलता है ना। और तो इसे समझने का प्रयास करें, ब्रिटेन का राजतंत्र चलता है, और सभी में कुछ न कुछ लोकतंत्र के स्वरूप देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो मुद्दे हैं उसका असल अर्थ किस संदर्भ में होना चाहिए। अब बात यहाँ की जा रही है, बस पार्टी का नाम इसलिए लिया जा रहा है कि उनके द्वारा ये बातें की जा रही है। अब देखिए, भारत जोड़ो यात्रा चलाई गई थी, भाजपा जीवन मूल्यों को प्रहार कर रही है, संविधान को नष्ट कर रही है, लेकिन यह बताना भूल गए कि उसी परिवेश में कांग्रेस कर्नाटक में कैसे जीत गई। जो मैं आप लोगों को बात बोला अभी शुरू में कि एक तरफ अगर भारत जोड़ो आंदोलन के दौरान ये पूरी प्रचार की गई कि देश टूट रहा है, संविधान नष्ट हो रहा है, तो इसका मतलब कर्नाटक में आपने जीत किस आधार पर लिया, लोकतंत्र टूट गया इस आधार पर, या लोकतंत्र जीवित है, आपको अवसर मिला, जनता के जनार्दन के द्वारा आपको बहुमत दिया गया इस आधार पर ना। तो इसका मतलब लोकतंत्र के अंश जो आपको जीवित है, बस आपके आइडियोलॉजी में थोड़ा परिवर्तन करने की जरूरत है, कुछ सोचने समझने और कुछ थ्योरी को अगर डेवलप करना चाहते हैं उसके लिए पूरा परीक्षण कीजिए, क्या असर आने वाले समय में देगा। तो ध्यान रखिएगा, इससे क्या होता है, वह कहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती सामाजिक विमनस्ता से ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने नवीन संसद का निर्माण किया, शेंगोल को स्थापित किया, उसे दंडवत किया। अब बताइए, इस प्रकार के राहुल गांधी पर जब शिष्टाचार के लक्ष्मण रेखा तोड़ी, तब उन्होंने कहा कि मोदी सब कुछ जानते हुए ईश्वर भी सृष्टि की रचना गुमराह कर सकते हैं। ध्यान रखिए, कितनी बड़ी बात है, यह सीमा बताना चाहता कि आपकी परिपक्वता कितना है। वो देश का पीएम है, और देश का पीएम तब तक आपका पीएम है जब तक उसे जनता जनार्दन द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। आप राजनीतिक आइडियोलॉजी को डेवलप कीजिए, विचार कीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणियां मत कीजिए। ये व्यक्तिगत टिप्पणियां करेंगे तो फिर आपके व्यक्तिगत टिप्पणियों में जब सेंधमारी होगी तो आपके पेट में दर्द होगा। ये समझने का प्रयास कीजिएगा। और दोनों स्थितियां क्या है, दोनों स्थितियां आपको लोकतंत्र के लिए खतरा है। अगर विपक्ष के पेट में सेंधमारी की जाती है, उनके पुराने व्यक्तिगत टिकट टिप्पणी करेगा तो इससे भी लोकतंत्र खतरा में होगा। और अभी पक्ष जो कार्य कर रहा है उसमें अगर अति से ज्यादा नकारात्मक बातों को ढूंढने का प्रयास कीजिएगा तो वहां भी लोकतंत्र के
खंभे मजबूत नहीं होकर कमजोर ही होंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर क्या समझना है, पॉजिटिव बातों को लेना है, ठीक है ना। तो क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए, ये सब बात आपसे पूछा जा सकता है। अब ध्यान रखिएगा, फिर देश में कांग्रेस का सफाया क्यों होता जा रहा है, क्यों वरिष्ठ नेता पार्टी में छिटक रहे हैं। वहाँ उपस्थित नेताओं श्रोताओं को राहुल से कोई सवाल पूछने पर राहुल जैसे उन सवालों को समझ ही नहीं पाए, ये सब बातें की है। तो ये पॉलिटिकल बात है, इनका विचार हो सकता है। अब करोड़ों भारतीय की नफरत की दुकान खोलकर बैठे हो, उनके दूरगामी परिणाम होंगे, संपूर्ण राजनीतिक इकोसिस्टम नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। और यह केवल देखिए, ध्यान रखिएगा, ये केवल एक आइडियोलॉजी के विरुद्ध में नहीं है। अब मैं इसके संदर्भ में बातें करता हूं तो समझ में आइएगा। आम आदमी पार्टी है, मैं स्पष्ट तौर पर बातें करूंगा, कुछ लोग टीका टिप्पणी जरूर करेंगे कि राजनीतिक तटस्थ होना चाहिए। तटस्थता तब होती है जब पार्टियां तटस्थ होती है ना, उनके विचार तटस्थ होते हैं। आम आदमी पार्टी बनने से पहले जब भ्रष्टाचार के लिए आंदोलन, अन्ना हजारे के आंदोलन हो रहे थे, तो एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, यूट्यूब पर जाइएगा, अरविंद केजरीवाल जो वर्तमान सीएम है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के, उनके भाषणों को सुनिएगा। उनके द्वारा क्या बातें बोली जाती थी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, वर्तमान उसमें जो समस्याएं थी उनके संदर्भ में, और वो लोग क्या कर रहे हैं, वर्तमान में उन्हीं लोगों से मिल रहे हैं जिनका ये उस समय विरोध किया करते थे वैचारिक तौर पर। तो या तो अरविंद केजरीवाल के आइडियोलॉजी में चेंज हो चुका है, या तो वह अवसरों को अपने फेवर में करना चाहते, दो ही चीज हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का विचारधारा कहीं न कहीं लोकतंत्र को प्रभावित करता है, और हर वो लोकतंत्र के खंभे को कमजोर करने का कार्य पक्ष विपक्ष के द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है। इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसके अतिरिक्त जानकारी यह रहनी चाहिए आपको कि संविधान से चलता है भारत। हाँ, एक यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, आप इसे एक बार थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ 448 अनुच्छेद भारतीय संविधान में, और इस आधार पर विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान है। ध्यान रखिएगा, यह सैद्धांतिक रूप से सही नहीं है, सही आपको लिखा हुआ नहीं है। रीजन उसके पीछे 395 अनुच्छेद है, तो हमारा संविधान में है ना 12 अनुसूचियां है ना, और 25 भाग है, इतना ही है। अगर कोई व्यक्ति विशेष आपसे पूछे कि 396 अनुच्छेद क्या है, तो आप नहीं बता पाइएगा। 400 अनुच्छेद क्या है, ये भी नहीं बता पाइएगा। तो यह सैद्धांतिक स्तर पर गलत है। आपसे कभी प्रश्न अगर कहीं पूछते हैं, बताते हैं, तो ये मत लिखिएगा कि हमारे संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 448 है। रीजन उसके पीछे, हम यह बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं कि मान लीजिए समय समय पर संशोधन होके अनुच्छेद 3 का पार्ट ए बी सी डी के अतिरिक्त भी जुड़ा। ऐसे ही बहुत से अनुच्छेद में (a)(b), 1 का ए 1 का बी इस तरह जुड़ता है ना, उससे भी हम क्या मान लेते हैं, अनुच्छेद मान लेते हैं। ध्यान रखिएगा। तो यह बोलने के लिए, लोग समझाने के लिए कि हमारा विक संविधान है, इसके लिए बातें कर देता, पर सैद्धांतिक स्तर पर सही नहीं है। अगर प्रश्न कहीं पूछे तो आपको ये बताना है। क्लियर ना। चलिए आगे हम बात करेंगे तो संविधान में क्या चलता है। तो संविधान बहुत सी चीजों से चलता है। अनुच्छेद 75(3) क्या बोलता है, 75(3) यह बोलता है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। अनुच्छेद 112(17) के तहत प्रधानों के तहत वित्त पर संसद का नियंत्रण होगा। प्रत्येक सदन प्रक्रियाओं, नियमावली और प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण को स्पष्ट करता है। उसी तरीके से आपको अनुच्छेद के तहत ध्यान रखिएगा, शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा कहाँ किया गया, तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए कानून बनाने संसद, न्यायिक पूर्वालोकन, न्यायपालिका और नागरिकों संबंधित विषय कार्यपालिका को अधिकार दिए गए, और शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत को अपनाया गया। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 122 के तहत संसदीय कार्रवाई में न्यायिक हस्तक्षेप नहीं करने का उल्लेख है। और 121 अनुच्छेद यह बोलता है कि जब किसी न्यायाधीश का पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, तब तक सदन में उसके आचरण पर चर्चा नहीं की जाएगी। सोच के देखिए, न्यायपालिका के हस्तांतरण की जो बात की, शक्ति पृथकीकरण की बात की गई, वहां पर जब तक विचाराधीन नहीं रहेगा संसद में 121 आर्टिकल के तहत, तो किसी न्यायाधीश का चर्चा तक नहीं किया जाएगा संसद के पटल पर। इसे भी समझने का प्रयास कीजिएगा। अनुच्छेद 50 क्या कहता है, अनुच्छेद 50 यह कहता है कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच शक्ति स्पष्ट पृथकीकरण होगा। तो बंटवारा करता है ना, आपको कार्यपालिका और विधायिका एक साथ कार्य करती है। न्यायपालिका इस 50 अनुच्छेद के तहत
अलग से आपको मॉनिटरिंग का काम करेगी। तो ये भी शक्ति पृथ्वीकरण का स्पष्ट करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के साथ उसे निर्कुल होने से बचाने की समस्त न्यायिक शक्तियाँ संविधान में रखी गई है। उसके बावजूद भी न्यायिक शक्तियों को कंट्रोल करने की शक्तियाँ किसके पास? संसद के पास है। संसद विधि द्वारा और स्पेशल संशोधन प्रक्रिया के द्वारा न्यायिक व्यवस्थाओं में चेंज कर सकती है। तो इसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि आने वाले जो चीज़ें हैं, हम संविधान से चलते हैं, ना कि बातों से चलते हैं कि बात या भविष्यगत ऐसा कर लिया जाएगा, वैसा हो जाएगा। सोचने का समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे संसद में नए भवन का संदेश। तो संगोल के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है, तो क्या करना, आपको यह जो आर्टिकल दिया हुआ है उसमें कुछ बातें लिखी गई है, उसी के बनिस्बत सापेक्ष बातें की गई, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। हृदय नारायण दीक्षित जी है, पूर्व के वहाँ पर आपको यूपी में आपको यह रह चुके हैं, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके द्वारा बातें की गई है, तो एक बार इसे जरूर देख लीजिएगा। अब है पर्यावरण के साथ बंधित जीवन की डोर। तो पर्यावरण दिवस है, तो कुछ भारत का जो कॉन्सेप्ट उसके आधार पर बताने का प्रयास किया गया है कि जैसे हमारे कॉन्सेप्ट सनातन में क्या बात की, अग्नि सूर्य चंद्र आकाश पृथ्वी वायु से मिलकर हम बने हैं, ईश्वर के प्रत्यक्ष तन और शरीर कहे जाते। तो जिस प्रकार से यह प्रकृति के लिए भी जरूरी है, वायु शुद्ध वायु अग्नि के समतल अनुपात की जरूरत है, चंद्र आकाश पृथ्वी सभी की जरूरत है। तो ध्यान रखिएगा, इसको कोऑर्डिनेट करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे, साथ मिलकर लड़ेंगे तभी बचेगा पर्यावरण। यह टॉपिक आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में आएगा, पर्यावरण से संबंधित मुद्दे। बीपीएससी के पेपर 2 में आएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर 6 नवंबर 2022 और 20 दिसंबर 2022 का न्यूज आप लोग जाके देख लीजिएगा, एनालिसिस किया हुआ है जलवायु परिवर्तन सभी मुद्दे पर, ठीक ना। 6 नवंबर 2022 को कॉप बैठक, जो महत्वपूर्ण कॉप बैठक उसकी चर्चा की गई है, और 20 दिसंबर 2022 को जैव विविधता से संबंधित सारे मुद्दे पर चर्चा की, जिसमें CBD की चर्चा की गई, जैव विविधता की बात की गई है, आईची एक्ट आईची के संदर्भ में बात की गई, सभी पर बातें की जा चुकी है। तो एक बार वीडियो एनालिसिस जाके जुड़िएगा। इसलिए आप लोगों को दैनिक जागरण पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि जो घटनाएं आपको आने वाले समय में होगी उसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। बस प्रयास यह रखिएगा, जो केवल PDF आपको टोटल दिया गया उस पर आपका संक्षिप्त अध्ययन होना चाहिए, लगातार उसमें प्रयास करते रहिए, उसको पढ़ने और लिखने समझने का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि कुछ बातें दी गई है। पिछले वर्ष हम लोग पर्यावरण असंतुलन, जलवायु की अस्थिरता, प्रकृति द्वारा मानवीय गतिविधियों के कारण उपजित चुनौतियों, बेहद गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ और भी बातें बताई गई है, जैसे पूरी दुनिया में हर मिनट 10 मैदान जितने जंगल कम हो रहे हैं। 30 वर्षों में विश्व में 6.68 लाख हेक्टेयर जंगल काटे गए। तो हम पर्यावरण को कैसे सुधारेंगे, कैसे ठीक करेंगे, इसकी जानकारी हुआ। अब 200 देशों में संयुक्त राष्ट्र के मॉन्ट्रियल में से दिसंबर 2022 में हुए COP 15 में शिखर सम्मेलन के, याद रखिएगा COP जो सम्मेलन शिखर से दुनिया भर के जीवों को और पौधों को प्रजातियों परिवर्तित खतरों से बचाने के लिए एक कॉमिंग मॉन्ट्रियल समझौता स्वीकृत किया गया। ध्यान रखिएगा, यह भी मॉन्ट्रियल आप लोगों को चर्चा मैं कर चुका हूं, तो उसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना। इन सब चीज़ों को लेकर वर्ष 2000 में यह आंकड़ा बताया गया है कि कोई चीज़ हम यूज करते उससे क्या हम लोग क्षति हो रहा है। फ्रांस में हुए अध्ययन के एक राजफास हुआ है, जिसमें हर रोज लगभग 35 लाख लोग ईमेल भेजते हैं। तात्पर्य यह है कि एक दिन में ईमेल से कम 4 मीट्रिक टन देखिए यहाँ पर कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। वास्तव में एक साधारण ईमेल से 4 ग्राम और एक बार इंटरनेट पर सर्च करने से लगभग 7 ग्राम कार्बन उत्सर्जन होता है। ईमेल के साथ फोटो और वीडियो पर इस हालत में 50 ग्राम कार्बन उत्सर्जन होता है। इसी तरह गूगल पर हम उपयोग करने लगभग 10 से 15 ग्राम कार्बन उत्सर्जन करते हैं। एक बिजनेस ईमेल यूजर हर साल लगभग 135 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, अर्थात ऊर्जा का स्रोत लेता है, तो जिसके बाद ऊर्जा आपूर्ति के लिए बहुत से संसाधन लगे होते हैं, तो खपत उसको कहा जाता है। क्लियर है। वर्ष 2020 में फेसबुक में 38,000 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन किया। इसमें दो राय नहीं है कि इंटरनेट के बढ़ते उपयोग ने पर्यावरण में हानिकारक ग्रीन गैसों को उत्सर्जित करने में सालाना 4% वृद्धि दर की गई। अब देखिए, व्यवहारिक स्तर पर इसे रोका नहीं जा सकता है, हालांकि आंकड़ों के आधार पर इसे स्पष्ट किया जा सकता है जिससे पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। पर व्यवहारिक स्तर पर क्या हम ईमेल रोक सकते हैं, गूगल सर्फिंग रोक सकते हैं? नहीं। फेसबुक के जो सोशल मीडिया ऐप है उसका उपयोग रोक सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें विकल्प ढूंढना चाहिए
कि हम इसके एवज में क्या कर सकते हैं, इसके एवज में ये काम कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए सर्ट सेज लगा सकते हैं, सेज टैक्स ले सकते हैं इन कंपनियों से। दूसरी कि हम इसके लिए पौधारोपण कर सकते हैं। पौधारोपण का अर्थ यह मत लगाना चाहिए केवल पौधा रोपने से, उसको कम से कम 10 साल जीवित रखने की समग्र प्रयास करने वाले पौधारोपण जीवन यह अभियान चलाना चाहिए। कम से कम 10 साल उसे जिंदा रखिए, अगर जिंदा रह जाता तो ऑटोमेटिक वो स्वयं को सर्वाइवल करा लेगा और पूरा पृथ्वी को सर्वाइवल कराएगा, क्योंकि पेड़ का उनका कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, और खासकर उन पौधों को विकसित करना चाहिए जो ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करते हैं। इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा, यही बताता है लेख आपको। अब आगे देखिएगा, बिजनेस विदेशी मुद्रा जुड़े नियमों में होंगे बड़े बदलाव, तो वेट करना। केंद्रीय बैंक जो है आरबीआई है, यह आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 3 आरबीआई में नीतिगत जो बदलाव लिए जाते हैं, नीतियां होती हैं, उससे संबंधित टॉपिक में यह कवर करेगा। अब याद में रखिएगा, विदेशी मुद्रा में देश में लाने या दूसरे देशों में पैसा ले जाने के लिए निवेश करने मौजूदा तौर तरीके बड़ा बदलाव किया जा रहा है। वैश्विक अर्थ पटल पर मौजूदा अवसर जो होंगे उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था जरूरतों के हिसाब से बदलाव होंगे। अब फेमा अधिनियम पर चर्चा की जाएगी, और फेमा अधिनियम के बारे में मैंने विस्तृत चर्चा पहले के वीडियो में कर चुका हूँ, पीडीएफ दे चुका हूँ, तो आप उसे एक बार जाके दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस युक्ति आईएएस के ऐप पर जाइए, वहाँ पर पैकेज होगा, उसे एक बार देखिए, समझ में आ जाएगा क्या चर्चा की गई है। अब हर दिन इसकी चर्चा नहीं हो सकती, रीज़न उसके पीछे है कि और भी महत्वपूर्ण विकल्प आपको तलाशने हैं, और भी बेहतर हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। अब इसके लिए क्या कहा है आरबीआई ने, प्रवासियों के लिए रुपये की खाता खोले मौजूदा प्रक्रिया को आसान बनाया, अर्थात रुपये का जो कॉन्सेप्ट है, रुपये कार्ड जो होता है उसको खोलेगा जाएगा। विदेशी मुद्रा कारोबार करने वाले मनी एक्सचेंज के लिए क्या किया जाएगा, मनी एक्सचेंज के लिए प्रावधान को बदला जाएगा। विदेशी मुद्रा विनिमय कानून यानी फेमा के तहत कारोबार के लिए दिशा निर्देश के बदलाव किए जाएंगे। तो इस पर जो भी अपडेट होगा हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, ताकि चीज़ों को हम लोग समझा जा सके। एक पीटी फैक्ट और है कि हम रूस से सबसे ज़्यादा तेल आयात करने लगे हैं। अभी हिस्सेदारी, रूस की हिस्सेदारी कितनी, 42% है, जो सबसे ज़्यादा है। तो पीटी फैक्ट के तौर पे इसे याद कर लीजिए। क्लियर। चलिए फिर कल हम लोग मिलते हैं एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ। नहीं एक सेकेंड रुक जाइए, इसको भी कराना था, हो जाता है कभी कभी मिस, कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएससी जीएस पेपर 2 और 3 में आएगा सरकारी नीतियां भूजल प्रबंधन। हालांकि इससे संबंधित भूजल प्रबंधन के संदर्भ में मैंने न्यूज एनालिसिस कराया हूं, तो आप लोग प्रीवियस ईयर प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं, या तो युक्ति है इस पर जाकर क्या करना है आपको, वहाँ पर आपको पैकेज बना उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब बीपीएससी वाले को पेपर 2 में आएगा, जहाँ पर जलवायु परिवर्तन से साइंस एंड टेक के संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, अर्थव्यवस्था से जोड़कर प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं। यहाँ पर मात्रा बताया कि हम लोग कितना मीटर उपभोग कर रहे हैं जल का, जल शोधन हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि जल का लेयर बना कर रखना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क होता है, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आपको 2022-2020 का आंकड़ा दिया गया है, तो आपको इस तरह लिख लेना है 2022 और 2020 आंकड़े बता देने, भूमि उपलब्धता कितनी है, उसमें जल शोधन कितना किया जा रहा है, तो आंकड़े के साथ इस डाटा को बना लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें डाटा के संदर्भ में बातें की गई। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट विश्व पर्यावरण दिवस पर जारी स्टेटस और इन्वायरमेंट रिपोर्ट के अनुसार देखिएगा क्या बातें कर रहा है। भूजल निकासी का चरण भी सुधरा है, जिसमें 2020 में 62% था, जबकि 2022 में 60% हुआ है। तो थोड़ा सा सुधार के अवसर देखने को मिले हैं। तो इस पर आप रिपोर्ट को एक बार अच्छे से की नोट्स तैयार कर लीजिएगा और कम्युनिकेशन ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि उसका रिव्यू मेरे द्वारा कर लिया जाए। क्लियर है। चलिए आज इतना ही। चलिए फिर हम लोग 5 बजे मिलते हैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर आंसर राइटिंग के एनालिसिस में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं।